आदाब। आज के इस तफसीली जायजे में आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, आज़ाद जम्मू व कश्मीर। हम इसकी तारीख, उसके जोग्राफिए और उसकी सियासत का बिल्कुल गैर जानिबदाराना और गहरा जायजा लेंगे। तो चलिए इस खित्ते की कहानी को बिल्कुल वाज़ेह और मुनज़्ज़म अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस गुफ्तगू को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीफ। दूसरा, 1947 की तकसीम का आगाज़। तीसरा, एक मुनफरिद सियासी ढांचा। और चौथा, आबादियात, सकाफत और मईशत। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, आज़ाद जम्मू व कश्मीर की तारीफ, इसका जोग्राफिया और इसके नाम की वजह। अच्छा, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर ये खित्ता वाकई कहाँ है। आज़ाद कश्मीर दरअसल पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम एक बज़ाहिर खुद मुख्तार हैसियत रखने वाला इलाका है। इसकी मशरकी सरहद पर वो मशहूर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC वाक़या है, जो इसे भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से अलग करती है। अगर हम जोग्राफिया की बात करें ना, तो ये वसीतर कश्मीर का मगरबी हिस्सा है, जिसकी सरहदें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी जा मिलती हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि आखिर इसे आज़ाद कश्मीर क्यों कहा जाता है। इस नाम की शुरुआत वाकई कहाँ से हुई? दरअसल इसका आगाज़ 1945 में हुआ था। हुआ कुछ यूं कि पूंछ के मकाम पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपने 13वें इजलास में एक पैम्फलेट जारी किया, जिसका उन्वान ही आज़ाद कश्मीर था। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ मुकामी मुसलमानों के उस पुख्ता अज़्म को जाहिर करना था कि वो एक अलग वतन के हुसूल की जदोजहद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, आगाज़ यानी 1947 की तकसीम, जो कि एक बहुत बड़ा तारीखी मुहर्रिक थी। अब ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। वाक़यात कितनी तेज़ी से बदले। 1947 की बहार में पूंछ के लोगों ने महाराजा के लगाए गए भारी और सख्त टैक्सों के खिलाफ बगावत कर दी, और ये तहरीक इस कदर तेज़ी से फैली कि सिर्फ चंद महीनों बाद 3 अक्टूबर 1947 को रावलपिंडी में एक अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया गया। बात यही नहीं रुकी। 21 अक्टूबर को शुमाल मगरबी सरहदी सूबे से पश्तून कबाइली भी जदीद हथियारों के साथ इस बगावत में शामिल हो गए। इस पूरी सिलसिलेवार कशमकश का अंजाम बालाखिर 1949 में एक बाज़ाब्ता जंगबंदी लाइन यानी सीज़ फायर लाइन के क़याम पर हुआ। चलिए अब हम आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। यहाँ हम इसके एक बिल्कुल मुनफरिद सियासी ढांचे, तर्ज हुक्मरानी और कंट्रोल को समझेंगे। यहाँ का जो हुकूमती ढांचा है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प और गहरा है। देखें, एक तरफ तो इनका अपना मुकम्मल पार्लिमानी निज़ाम है, बिल्कुल बरतानी वेस्टमिनिस्टर मॉडल की तरह, जहाँ उनका अपना मुंतखब सदर है, वज़ीर आज़म है, कानून साज असम्बली और यहाँ तक कि अपनी सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन दूसरी तरफ इसका सीधा और गहरा इंतज़ामी राब्ता पाकिस्तान की वफाकी वज़ारत-ए-उमूर कश्मीर के ज़रिए कायम है। यानी पाकिस्तान इस वज़ारत के तहत इस इलाके के इंतज़ामी मामलात को देखता है ना दिलचस्प सेटअप। अब जब हुकूमती ढांचे की बात हो रही है, तो बैनुल अक़वामी इदारों का इस पर क्या कहना है? मिसाल के तौर पर 2006 में ह्यूमन राइट्स वॉच के उस वक्त के एशिया डायरेक्टर ब्रैड एडमंड्स का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हुक्काम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बुनियादी आज़ादियों पर सख्त कंट्रोल के साथ चलाते हैं। ये इक़्तिबास हमें बताता है कि आलमी तंजीमें इस इलाके की सियासी आज़ादियों को किस नज़र से देखती हैं और वहाँ किस तरह के सवालात उठाए जाते हैं। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जो इस हकीकत को बड़ी खूबसूरती से वाज़े करता है। मशहूर मुहक्किक क्रिस्टोफर स्नीडन की तहकीक हमें बताती है कि इन तमाम बातों के बावजूद मुकामी आबादी की सकाफ़ती और तारीख़ी वाबस्तगी असल में पाकिस्तान ही के साथ है। स्नीडन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अवाम हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। तो अब देख सकते हैं कि ये दोनों ज़ाविये मिलकर इस खित्ते की सियासी हकीकतों और पेचीदगियों को गैर जानिबदाराना तौर पर समझने में हमारी कितनी मदद करते हैं। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, आबादियात, सकाफत और मईशत, यानी इस खित्ते का इंसानी उन्सुर। अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें, तो यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल मुतहर्रिक है। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद और एक इंतहाई अहम ज़िले शहर मीरपुर इस खित्ते का दिल माने जाते हैं। ये सिर्फ पहाड़ी और सरसब्ज़ वादियाँ नहीं हैं, बल्कि अब ये बाकायदा जदीद शहरी आबादियों और बड़े सेंटर्स में तब्दील हो चुके हैं, जहाँ तेज़ी से तरक्की हो रही है। और यहाँ लोग कितने रहते हैं, ज़रा इस नंबर पर गौर करें। 2017 की कौमी मरदमशुमारी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की कुल आबादी
45,366 تھی۔ تقریباً 13,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس علاقے میں بسنے والے ان لاکھوں افراد کا یہ ہنسا واقعی اس خطے کی وسعت اور اس کی اہمیت کا ایک بہت واضح تصور دیتا ہے۔ خیر، ایک اہم بات جو اکثر سامنے آتی ہے وہ یہاں کے لوگوں کی نسلی تقسیم ہے۔ یہاں گجر، سدھن، مغل، آوان اور ڈھونڈ جیسی بڑی برادریاں آباد ہیں۔ گجر ایک بہت بڑی زرعی کمیونٹی ہیں اور سدھن برادری کا یہاں کی سیاست میں اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ اور ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ نسلی اور لسانی اعتبار سے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے تاریخی اور ثقافتی تعلقات وادی کشمیر کے مقامی باشندوں کی بجائے پنجاب اور پوٹھوہار کے علاقوں سے زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ اب ذرا اس شاندار ہندسے کو دیکھیں۔ 74% تعلیم کے میدان میں بھی آزاد کشمیر کی کارکردگی واقعی لاجواب ہے۔ پتہ ہے آپ کو، یہ علاقہ پورے پاکستان میں اسکولوں میں داخلے کی سب سے زیادہ شرح کا اعزاز رکھتا ہے۔ 74% لٹریسی ریٹ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہاں کے عوام تعلیم اور آگے بڑھنے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ان کی ذریعہ معاش کی۔ ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہاں کی زراعت۔ تقریباً 87% گھرانے اپنی زرعی زمینوں کے خود مالک ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے کا قدرتی حسن سیاحوں کو کھینچ لاتا ہے، تو سیاحت بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے، اور وہ ہیں ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز۔ یہ وہ رقم ہے جو برطانیہ میں مقیم میرپوری کمیونٹی اپنے آبائی علاقے میں بھیجتی ہے۔ اس پیسے نے حقیقت میں اس علاقے کی معیشت کو زبردست سہارا دیا ہوا ہے اور یہاں کی ترقی میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ تو دوستو، ان تمام تاریخی حقائق، اس منفرد حکومتی ڈھانچے، سماجی حقائق اور یہاں کے پرعزم لوگوں کا جائزہ لینے کے بعد آخر میں یہ گہرا سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے: آزاد جموں و کشمیر کی یہ منفرد اور بظاہر خود مختار حیثیت آنے والے وقتوں میں جنوبی ایشیا کے وسیع تر مستقبل کو آخر کیسے تشکیل دے گی؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔